हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर एनटीएससी क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज भी हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज जो कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। कहता है कि मिल्क में से जो हम क्रीम निकालते हैं, है ना, मक्खन कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो क्रीम कैसे निकाली जाती है, वो जो फैट निकालते हैं कौन सी प्रोसेस से निकालते हैं। ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, कभी दूध को छानते ही फैट बाहर आ जाए, ऐसा होता है। दूसरा है इवेपोरेशन, कि दूध को हम गर्म कर दें और सारा का सारा दूध उड़ जाए, पीछे क्रीम क्रीम बच जाए, या उसको धूप में रख दो। नेक्स्ट है बॉइलिंग, बॉइल करने से, उबालने से। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ये सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बाकी तो सारे मेथड हमने पढ़े हुए हैं, अब ये एक अलग मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में अगर आपने देखा भी होगा डेयरी पे, तो क्या होता है, हम उस दूध को हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम किसी भी चीज को हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हैं। जो लाइटर पार्टिकल होते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, वो कहां पर आ जाते हैं, सरफेस पे भी। जो हल्की चीज है वो ऊपर आ जाएगी, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे, जो हैवी चीज होगी, वो कहां पर रह जाएगी, वो नीचे रह जाती है, ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन में होता है, हम कपड़े धोते हैं, तो उसमें भी वही काम होता है ना, उसको हाई स्पीड पे रोटेट करवाता है। क्लॉथ्स के ऊपर जो ऑयली सब्सटेंस जो हल्के होते हैं, वो सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं और हैवियर सब्सटेंस नीचे रह जाता है। तो ध्यान रखना कि जब भी हमें दूध में से क्रीम अलग करेंगे, तो कौन सी प्रोसेस होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन में एक्चुअल में होता क्या है, हम उसको हाई स्पीड पे रोटेट करवाएंगे। रोटेशन से जो लाइटर सब्सटेंस है वो अलग हो जाते हैं, और लाइट होने की वजह से वो ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि जब हम कार्बन को जलाते हैं, ठीक है, अभी तुमने रिएक्शंस नहीं पढ़ी है, इसलिए इसको सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन को जलाते हैं, तब हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सिंपल सी बात है। अब ये पूछ रहा है कि जो प्रॉपर्टी होंगी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो इनसे अलग होंगी कि सेम होंगी। तो अपने दिमाग में पहले तो ये रखो कि भाई ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। भी कार्बन को मैं जला रहा हूं ना, तो कार्बन जलने के बाद अब जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, बिल्कुल अलग होती है, हम सबको पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो केमिकल चेंज में जो प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट की, क्या वो सिमिलर होती है रिएक्टेंट्स के, बिल्कुल चेंज हो जाती है ना। तो इसके ऑप्शंस क्या लिखे हुए हैं, सिमिलर टू कार्बन, कार्बन के जैसे नहीं होगी। अब कार्बन तो क्या होता है, ब्लैक कोयला होता है ना। और CO2 गैस, जैसे हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो मुंह से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है ना, तो क्या हमारे हाथ काले होते हैं, मुंह काला हुआ हमारा, नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी कार्बन से बिल्कुल अलग होती है। कार्बन को तो जला सकते हैं, कार्बन तो जलता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करता है। नेक्स्ट है सिमिलर टू ऑक्सीजन, बिल्कुल भी नहीं है सिमिलर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि टोटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ, टोटली डिफरेंट। तो क्या आंसर आ जाएगा कि इस कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होगा, कुछ भी सिमिलर नहीं होगा, टोटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, द प्रिंसिपल बिहाइंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक हमने बहुत ज्यादा बार समझी है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक, तो वो टेक्निक है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस है। भी हमने दो लिक्विड्स को मिलाया, उनका मिक्सचर मिल गया है, दोनों लिक्विड मिसिबल्स थे, मिसिबल मतलब कंप्लीटली मिक्स हो गई है। तो अब इनको जब हम सेपरेट करेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होगा। तो कहता है कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। ऑप्शन है पहला, डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, कि उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होना चाहिए। दूसरा है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए। तीसरा है डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन, और चौथा है डिफरेंस इन सोल्यूबिलिटी। तो क्या आंसर होगा, है ना। बहुत बार हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ते हैं हमेशा, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उन दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट
25 या 25 से कम का डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। देख लो कि कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, मतलब एनटीएससी क्लियर करना बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, कहते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज बेटर देन इवापोरेशन, इज बेटर, अच्छी है, किससे? इवापोरेशन से। when we purify, when we obtain pure crystal of sugar, कहता है कि भाई हमारे पास सबको पता है कि शुगर कैसे बनती है ना, गन्ने के रस से बनती है। तो हमें क्या करना है कि हमें उसके क्रिस्टल्स बनाने हैं। तो क्रिस्टल बनाने के दो तरीके हैं, या तो भाई आप उसको इवेपोरेट करेंगे, लिक्विड फॉर्म में है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उसको गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, कब तक गर्म करते रहेंगे, जब तक कि सारा का सारा वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता और लास्ट में सॉलिड नहीं बच जाता। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। हम क्या करते हैं, हम उसको गर्म करते हैं, गर्म तो यहां पर भी होगा, बट गर्म कहां तक होगा बेटा? अप टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। ठीक है, जब आप लैब में जाओगे तब आपको बताया जाएगा कि क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कैसे चेक किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा होता है, हम उसको गर्म करेंगे जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए, देसी लैंग्वेज में कहूं तो, मतलब कि जैसे आप उसको गर्म करोगे, ठीक है, अभी भी उसके अंदर लिक्विड होगा, बट हम उसको ज्यादा गर्म नहीं करते, हम उसको तब तक गर्म करते हैं जब तक कि उसका एक क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट नहीं आ जाता। तो जैसे क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आएगा हम उसको ओवरहीट नहीं करते हैं, जो वाटर होगा अब उस स्टेज के ऊपर वाटर उन क्रिस्टल से अलग हो जाएगा, और वो जो वाटर बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? मदर लिक्विड। तो इवापोरेशन में तो क्या था कि उसको लास्ट तक हीट ही करते जाना है, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, उसको हीट तो करेंगे बट हम उसको बीच में रोक देते हैं अप टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। तो क्या कहता है कि जब हम इवेपोरेशन करेंगे ना, तो ओवर हीटिंग होने की वजह से शुगर के सारे क्रिस्टल्स टूट जाएंगे, हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा ही नहीं, जबकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हमें बहुत अच्छे क्रिस्टल्स मिलते हैं। समझ में आई बात? समझ में? अब इसके ऑप्शन सुनो। तो फर्स्ट स्टेप में कहता है कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को बेटर क्यों मानते हैं? क्योंकि ऑन हीटिंग शुगर सब्लाइम्स, ठीक है, शुगर सब्लिमेट हो जाएगी, नहीं होती है। दूसरा है शुगर पार्टिकल विल इवेपोरेट, शुगर के पार्टिकल इवेपोरेट कोई ना होते हैं। थर्ड है शुगर पार्टिकल विल डिकम्पोज, ये बिल्कुल शुगर के क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, अच्छे क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, शुगर के पार्टिकल डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ना कि हम शुगर को जब सेपरेट करते हैं तब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर हमने इवेपोरेशन की, उसको एक्स्ट्रा हीट किया, तब जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे, क्रिस्टल्स होंगे, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, अब इसको ध्यान से सुनो। द गैस यू यूज इन किचन इज कॉल्ड एलपीजी, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहता है कि जो गैस आप किचन में यूज करते हो उसको आप एलपीजी बोलते हो, एलपीजी बोलते हैं, बिल्कुल यही बात है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आगे सुनो ध्यान से कि एलपीजी गैस तो हो गई। आगे, इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, सिलेंडर में ये लिक्विड की फॉर्म में रहती है ना, हाई प्रेशर के साथ जब डालते हैं ना तब ये लिक्विफाई हो जाती है, तभी तो नाम है ना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो कहता है कि व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द सिलेंडर, बट जब ये सिलेंडर से बाहर आती है, इसके ऊपर से प्रेशर हट गया, इट बिकम्स गैस। ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर किस फॉर्म में थी? लिक्विड फॉर्म में। जब ये सिलेंडर से बाहर आई, आउटसाइड आई, तब ये क्या बन गई? ये गैस बन गई। तो हमने इसको नाम दे दिया प्रोसेस ए। क्लियर है? सेकंड क्या कहता है आगे, एंड देन इट बर्न्स, और फिर ये जो गैस है वो जलेगी, ठीक है, बर्न होगी, ठीक है, और फिर कुछ भी प्रोडक्ट बनाएगी, इसको हमने बोल दिया प्रोसेस सेकंड या प्रोसेस बी। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, कि दोनों फिजिकल है कि दोनों ही केमिकल चेंज है, ये बात यहां पर ये पूछना चाह रहा है। तो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा कि जब यहां पर आया तो है तो एलपीजी ना, सिर्फ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट, मतलब कि इसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई और कुछ भी नहीं हुआ। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। बट जब इस गैस को जलाएंगे तब क्या क्या बनता है? CO2 गैस निकलेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ये वाली जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या होगी बेटा? केमिकल चेंज।
है ना। तो ये हमने पढ़े हुए हैं फिजिकल और केमिकल चेंज, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। अब जब हम पेट्रोलियम अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पूछ रहा है कि जब हम उस पेट्रोलियम के कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं, ये पेट्रोलियम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं ना, उन सबको अलग अलग कर रहे हैं, तो उन कंपोनेंट को किस प्रोसेस से अलग किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो पेट्रोलियम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है बहुत कम होता है, तो उसको हम किस मेथड से सेपरेट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ध्यान रह जाएगा। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम है, कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोल कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ा करो ताकि ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है बेटा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में डिस्पर्ज फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है। समझ में आया, मतलब कि डिस्पर्ज फेज लिक्विड, लिक्विड इन गैस का तुमने एग्जाम्पल बताना है, कौन है इनमें से। ऑप्शन है क्लाउड, बादल मतलब, दूसरा है स्मोक, धुआं, नेक्स्ट है जेल, जेल तो बिल्कुल अलग ही होता है, नेक्स्ट है सोप बबल। तो अब जो हमारे पास लिक्विड इन गैस है, ठीक है भाई, गैस स्मोक भी एरोसोल है, क्लाउड भी एरोसोल है, बट दोनों में फर्क क्या होता है कि क्लाउड में डिस्पर्ज फेज कौन होता है, लिक्विड होता है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, गैस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, क्लाउड्स आ जाएगा। तो फिर से कह रहा हूं कि कोलोइड्स के जो तुमने टाइप पढ़ी है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है, एग्जांपल्स उनके ऊपर बहुत अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, कि कोई भी प्योर सब्सटेंस है वो क्या हो सकता है, वो कंपाउंड हो सकता है, वो एलिमेंट हो सकता है, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर हो सकता है, या फिर डी ऑप्शन वो एलिमेंट या कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। तो हमने प्योर सब्सटेंसेस पढ़े है ना, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या हो सकता है बेटा, वो एलिमेंट भी हो सकता है और वो कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, ध्यान रह जाएगा नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा वो है तुमने मैच करने हैं, ठीक है, तुमने मैच करने हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, एयर, ऑक्सीजन, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इधर लिखे हुए हैं एलिमेंट, मिक्सचर, बेस एंड साल्ट। तो तुमने बेस और साल्ट तो अभी नहीं पढ़े, बट एलिमेंट छाटो इनमें से सेपरेट करो और मिक्सचर को सेपरेट करो। अब जो एयर होती है, अब हमें पता है कि एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस होती हैं जो फिजिकली कंबाइन होती है, तो सिंपल सा मतलब क्या होगा कि एयर तो क्या हो गई, बिल्कुल मिक्सचर। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, एक प्योर सब्सटेंस है ना, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है, तो बेटा ऑक्सीजन क्या हो गई, एलिमेंट। अब ये दोनों तुमने नहीं पढ़े हुए, शायद ये पता हो तुम्हें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, बेस होता है, ठीक है, ध्यान रखना, 10th में पढ़ेंगे हम इसको। और जो कॉपर सल्फेट है, CuSO4, तो यहां पर कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये हम 9th में पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो जो कॉपर सल्फेट मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें आयंस प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको साल्ट बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, साल्ट। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर के, वो सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे, और भी कोई डाउट हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।